हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीन पाठ्यक्रम के साथ कक्षा 11 का विषय चित्रकला अध्याय 3 मौर्यकालीन कला के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत है। स्टूडेंट्स, मौर्यकालीन कला जो अध्याय 3 है, इसको मैंने पूर्व में 2 वीडियो के माध्यम से अलग अलग भागों में बांटकर आपके लिए तैयार करके सेंड कर दिया था। आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिससे आपको अध्याय 3 अच्छे से समझ आ जाए और इनके प्रश्नोत्तरों को भी आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, इस वीडियो के साथ साथ इससे पूर्व के जो मौर्यकालीन कला के दोनों वीडियो हैं, भाग 1 और भाग 2, दोनों को भी आप ज़रूर देखें। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, क्या आप यह सोचते हैं कि भारत में प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाने की कला मौर्य काल से शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? स्टूडेंट्स, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का यह है प्रश्न अध्याय 3 का पहला प्रश्न है कि इस प्रश्न में यह पूछा गया है, आपके अपने विचारों के माध्यम से आपको अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना है। तो मेरी तो ये राय है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे अध्याय को पढ़ के समझ के खुद तैयार करने चाहिए, लेकिन आपकी मदद में मैंने इनके आंसर्स भी दिए हैं, तो आप इसे समझें, पढ़ें और अपने हिसाब से भी आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न वापस से दोहराती हूँ, क्या आप यह सोचते हैं कि भारत में प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाने की कला मौर्य काल से शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो इसके उत्तर में मैंने आपकी मदद में जो उत्तर तैयार किए हैं, उनको आप ध्यान से समझें और सुने। भारत की मूर्ति कला की शुरुआती इतिहास पर दृष्टिपात करने से सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां दिखाई पड़ती है। मौर्य काल से पहले भी भारतीय जब मूर्ति कला का इतिहास देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि सिंधु घाटी से ही मूर्तियां बनने लग गई थी। यह मूर्तियां मतलब सिंधु घाटी की मूर्तियां पत्थर, मिट्टी, कांस्य धातु इत्यादि की बनी थी। यह कलात्मक दृष्टि से साधारण थी। हमने मौर्यकालीन कला से पूर्व की जो सिंधु घाटी की मूर्तियों के बारे में बहुत ही थोड़ा सा शॉर्ट में हमने बता दिया है। अब हम आएंगे मौर्यकालीन कला की मूर्तियों के बारे में आपके क्या विचार हैं उनके ऊपर। परंतु मेरे विचार से मौर्यकालीन से प्राप्त मूर्तियां उन्नत एवं कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं एवं भारतीय मूर्ति कला में श्रेष्ठतम मूर्तियों के निर्माण की शुरुआत मौर्य काल से ही हुई। हमने इसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए, भारतीय मूर्ति कला के इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए हमने ये बताया कि सिंधु घाटी से शुरुआत हो गई थी, परंतु जो अच्छी मूर्तियां बनने लगी, कलात्मक दृष्टि से जो उन्नत और उत्कृष्ट मूर्तियां बनने लगी, वो उनकी शुरुआत मौर्य काल से ही हुई थी। सारनाथ का सिंहशीट स्तंभ मौर्य काल की मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। जब हमने वीडियो देखा, अध्याय को पढ़ा था, उस टाइम पे सारनाथ का सिंहशीट स्तंभ का पूरा वर्णन पढ़ा था। तो हम सबसे पहले सारनाथ के सिंहशीट स्तंभ का उदाहरण देते हुए समझाएंगे कि मौर्यकालीन की मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है, जो अपने कलात्मक कारीगरी के कारण ही भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इस तरीके से हमने सारनाथ के सिंहशीट स्तंभ का समझाते हुए उसकी कला को बहुत ही अद्भुत और एक विशेष बताते हुए ये हमने बताया कि उसकी कारीगरी की वजह से ही वहाँ पे इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनती थी मौर्य काल में। इसीलिए भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में ही सारनाथ के सिंहशीट स्तंभ को अपनाया गया है। अब हम आगे देखेंगे मानव मूर्तियों के बारे में कि मौर्य काल में जो मानव आकृतियों का जो निर्माण हुआ है, तो उसके वर्णन समझेंगे। मानव आकृतियों को अनुपात एवं भाव भंगिमाओं की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से प्रकट कर मूर्तिकला के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए गए। अब हम मानव जो आकृतियां हैं, उनके अनुपात को, उनकी भाव भंगिमाओं को, हाथ पैरों की मुद्राएं कैसी बनी है, उनके बारे में समझेंगे कि वो बहुत ही स्वाभाविक बनी थी। और जैसे परखम ग्राम की यक्ष प्रतिमा एवं दीदारगंज की चामर ग्राहिणी को बहुत ही बारीकी के साथ उकेरा गया है।
मौर्यकालीन मूर्तिकला को जब हम पढ़ेंगे तो सारनाथ के सिंहशीर्ष स्तंभ के साथ साथ यहाँ बनी यक्ष मूर्तियों और यक्षिणी की मूर्तियाँ जैसे परकम ग्राम की यक्ष मूर्ति और दीदारगंज की चामरग्राहिणी, दोनों को हम नहीं भूल सकते। उनका वर्णन हमें यहाँ पे जरूर करना होगा कि वो कितने अनुपातिक रूप में, भाव भंगिमाओं के साथ बहुत ही श्रेष्ठतम रूप में मौर्यकालीन कला को वो दर्शाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दीदारगंज की यक्षिणी की हम वर्णन करेंगे। दीदारगंज की यक्षिणी को आदम कद, अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक आदि विशेषताओं के साथ अंकित कर मौर्यकालीन मूर्तिकारों ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हमने दोनों का पहले उनकी चर्चा करके फिर हमने दीदारगंज की यक्षिणी का हमने यहाँ पे वर्णन किया कि उसको आदम कद में बनाया, मतलब यक्षिणी की मूर्ति कोई छोटे साइज की नहीं होकर बिल्कुल आदमी के आकार की, आदम कद की, लगभग 5 से 5.25 फीट ऊंची बनी हुई है। अंग विन्यास बहुत ही संतुलित है। हाथ पैरों का जो अनुपात है, चेहरा जितना होना चाहिए उसके हिसाब से धड़ कितना होगा, पैर कितने होंगे, हाथ कितने लंबे होंगे, इन सारों का अनुपात है, उसे अंग विन्यास को संतुलित समझा जाता है। समानुपातिक, अनुपात बिल्कुल समान है, सही है। इन सारी विशेषताओं के साथ मौर्यकालीन मूर्तिकला जो मूर्तिकार है वो बहुत ही संवेदनशील थे, बहुत ही सेंसिटिव थे। वो हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देख के उन्होंने, मौर्यकालीन मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाई। इस तरीके से हम मानव मूर्तियों को देखने के बाद हम आएंगे पशुओं की मूर्तियों पे। पशुओं की मूर्ति कला के निर्माण में भी मौर्यकालीन मूर्तिकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहुत ही बारीकी से तराशा है। पशुओं की मूर्तियाँ भी बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं, बहुत ही पशुओं को भी अनुपातिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर बनाया गया। जैसा कि हमने सारनाथ में देखा, सारनाथ का सिंहशीर्ष स्तंभ है, सिंहों को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। उनकी स्वाभाविक जो उनकी विशेषता है उनको ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठतम मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया है। अब उसके बाद हम और दूसरे जो पशु आकृतियाँ बनाई गई है उनके उदाहरण समझेंगे। इसके उदाहरण हमें लोमश ऋषि की गुफा में बने गतिमान हाथियों को देखकर पता चलता है। जब हमने वीडियो भाग 1 देखा उसमें हमने भाग 2 में देखा कि लोमश ऋषि की गुफा का वर्णन किया गया। गुफा के बाहर का जो दरवाज़ा है, दरवाजे को गोलाकार देकर और उस पे हाथियों को चलते हुए गतिमान मुद्रा में हाथियों को बनाया गया है तथा धोली का हाथी एक विशाल मूर्ति शिल्प है जो कि बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसमें यथार्थता का ध्यान रखा गया है। इसी तरीके से एक अन्य पशु मूर्ति है जो हाथी की मूर्ति है। ये भी एक बहुत बड़ी चट्टान को काटकर बहुत बड़े रूप में हाथी को यहाँ पे अंकित किया गया है। यह है धोली का हाथी। धोली एक स्थान का नाम है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हाथी की विशाल मूर्ति बनी है। तो हम देखेंगे कि लोमश ऋषि में तो हाथी की मूर्तियाँ छोटे आकार की बनी है और धोली में बड़े आकार की बनी है, परंतु दोनों में ही, छोटी और बड़ी दोनों में ही अनुपात का, पशु के शरीर के अंगों का आपस में अनुपात को बहुत ही सही तरीके से मूर्तिकार ने बनाया है। अब हम समझेंगे कि मौर्य काल में मूर्ति कला और वास्तुकला दोनों एक दूसरे से संबंधित और आश्रित थी। हम समझेंगे कि मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है उसमें मूर्ति कला और वास्तुकला, वास्तु का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला और मूर्ति कला हम समझते हैं। तो वास्तुकला जब भवन बनते थे, किसी तरह की गुफाओं का निर्माण होता था, उन सब में मूर्तियाँ इतनी सुंदर बनाई जाती थी, उसी से ही वो वास्तुकला भी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ बन जाती थी। वास्तुकला के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया एवं उन पर जातक कथाओं को मूर्ति कला के माध्यम से उकेरा गया। जातक कथाओं का निर्माण किया गया। अब जातक कथाएं क्या है हम इसे आगे के प्रश्न में समझेंगे। तो अब इसमें देखेंगे कि जातक कथाओं का निर्माण किया गया और जो स्तूप जो बने थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो वास्तुकला का निर्माण हुआ था उसे बहुत ही सुंदरतम तरीके से मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत में सही मायने में मूर्ति कला का विकास मौर्य काल से हुआ, जिसको विकसित करने में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सारांश में हम सबसे पहले हमने सारनाथ के सिंहशीर स्तंभ का वर्णन किया, उसके बाद यक्ष यक्षिणी की मानव मूर्तियों का वर्णन किया, उसके बाद पशुओं की मूर्तियों का वर्णन किया, स्तूपों का, वास्तुकला का वर्णन करके मूर्ति कला का उसमें क्या योगदान रहा उसको समझाया। इस तरीके से लास्ट में सारांश में हम कह सकते हैं कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था आपके विचार बताइए, तो हम अपने विचारों के हिसाब से कहेंगे कि मूर्तियों का निर्माण तो सिंधु काल से ही शुरू हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता से, परंतु सही मायने में मूर्ति कला का विकास मौर्य काल में ही हुआ था, जिसको विकसित करने में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरीके से आपको पूरे अध्याय का सारांश लेते हुए इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना होगा। अब मैं बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। प्रश्न 2 है, स्तूप का क्या महत्व था और स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ। स्तूप क्या है और स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ। तो उत्तर हम समझेंगे, स्तूप एक प्रकार का वास्तुकला का नमूना है। वास्तुकला, जैसा कि मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, भवन निर्माण की कला, मकान बनाने की कला को वास्तुकला कहा जाता है। तो स्तूप एक वास्तुकला का नमूना है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण होता था। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को अलग अलग स्थान पर स्थापित किया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ये जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण का अर्थ होता है उन्होंने जब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद उनके जो अवशेष थे उन अवशेषों को अलग अलग स्थानों पे स्थापित किया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए उल्टे प्याले के आकार का डोम शेप वास्तु भवन का निर्माण किया गया। इस तरह का भवन बनाया गया जिसका आकार उल्टे प्याले के आकार का हो। जैसे एक प्याला है, उसको हमने उल्टा रख दिया और वो उस आकार को बोलते हैं डोम शेप। तो डोम शेप के एक आकार का वास्तु या एक भवन का निर्माण किया गया, उसे स्तूप कहा जाता है। इसे ही स्तूप कहा गया। तो स्तूप क्या है? भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर, मतलब अवशेषों को अलग अलग स्थानों पे बांटा गया और उन अलग अलग स्थानों के ऊपर भगवान बुद्ध की याद में कुछ भवन निर्माण किए गए जो उल्टे प्याले के आकार के हैं, डोम शेप के हैं, उन्हें स्तूप कहा जाता है। स्तूप के ऊपर एक कलश में बुद्ध के अवशेषों को रखा गया। पहले स्तूप बनाया गया, स्तूप के ऊपर एक कलश के अंतर्गत बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हें रखा गया। तो इस तरीके से स्तूप वास्तुकला का विकास सर्वप्रथम मौर्य काल में हुआ। सबसे पहले जो स्तूप कला का निर्माण है मौर्य काल में हुआ और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। जो सम्राट अशोक थे, ये हमने आपको एक स्तूप का उदाहरण दिया है कि स्तूप कैसे होते हैं। तो जो सांची का स्तूप है वो भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करके वहाँ पे एक वास्तुकला का जो निर्माण किया गया वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। वो स्तूप कला का बेहद श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि स्तूप क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं कौन सी थी जिन्हें बौद्ध कला के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया। ये घटनाएं किस बात का प्रतीक थी। ये भी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। मैंने इनका उत्तर आपके लिए तैयार किया है। बौद्ध कला के रूप में मौर्य काल में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया, वे निम्नलिखित हैं। मतलब बौद्ध जो कला है उसमें मौर्य काल में बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं हैं उन्हीं को चित्रित किया गया। वह घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है बुद्ध का जन्म, दूसरा है बुद्ध का गृह त्याग, तीसरा है ज्ञान या बुद्धत्व की प्राप्ति और चौथा है महापरिनिर्वाण।
अब ये जो 4 घटनाएं हैं, इनका अंकन क्यों किया गया और उनका क्या उद्देश्य था, वो क्या संदेश देते थे। तो इन 4 घटनाओं को अलग अलग स्थान पर अंकन किया गया। ये घटनाएं जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति के प्रतीक के रूप में अंकित की गई थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से हो गया कि ये कौन कौन सी घटनाएं थी और इनका जो अंकन इसलिए किया गया, ये संदेश देती हैं कि भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उसके बाद गृह त्यागा, फिर उन्होंने बौद्ध उसमें ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो इन सब सारी बातों से ये समझ आता है कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त होकर वो भगवान बुद्ध है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, जातक क्या है? जातकों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, पता लगाइए। तो ये जो प्रश्न है, जातक क्या है, तो इस प्रश्न को समझेंगे। बौद्ध धर्म में जातक कथा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो अध्याय है वो मौर्यकालीन जो कला है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर ही आधारित है। तो लगभग हर प्रश्न में बौद्ध धर्म का उल्लेख अवश्य आएगा कि बौद्ध धर्म में जातक कथा का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने कभी किसी पशु के रूप में तो कभी किसी पक्षी के रूप में अनेकों बार जन्म लेकर लोगों का उद्धार किया। तो जातक कथाओं का अर्थ है कि बौद्ध धर्म में एक इस तरह की मान्यता है, ऐसी विचारधारा है कि भगवान बुद्ध ने हर बार मनुष्य के रूप में ही जन्म नहीं लिया, बल्कि कभी उन्होंने किसी पशु के रूप में जन्म लिया, कभी उन्होंने पक्षी के रूप में जन्म लिया। ऐसे उन्होंने बहुतों बार जन्म लिया और दूसरे लोगों का उद्धार किया, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। तो यही जो घटनाएं हैं उन्हीं को कहा जाता है जातक कथाएं। तो भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की घटनाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। उदाहरण कि कौन कौन सी वह जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी हैं, मैंने कुछ उदाहरण के लिए 4-5 आपके लिए लिखी हैं। वेशांतर जातक, छदंत जातक, महाकपि जातक, रुरु जातक, शिवी जातक इत्यादि। इस तरीके से आपके 4 प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मौर्यकालीन स्तंभ तथा एकेमेनियन स्तंभ के क्या मुख्य अंतर था, स्पष्ट कीजिए। ये आपको अध्याय में जब वीडियो में मैंने समझाया था उसी में इसका वर्णन कर दिया था, परंतु फिर से आपके लिए आपकी मदद में ये वाला प्रश्न भी मैंने तैयार किया है कि मौर्यकालीन स्तंभ एक विशाल पत्थर या चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इसमें इस तरह का वर्णन था कि मौर्य काल का जो स्तंभ है वो तो एक ही पत्थर को काट के बनाए गए थे, अलग अलग पत्थरों को जोड़ के और फिर किसी स्तंभ या किसी स्तंभ का निर्माण नहीं किया गया था। जैसे सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, उसके जो ऊपर का भाग है उसको 5 भागों में बांटा गया था, परंतु पूरा एक जो है वो एक ही पत्थर से अलग अलग उसके भाग बनाए गए थे। परंतु इससे पूर्व एकेमेनियन साम्राज्य में भी स्तंभ बने थे, परंतु ये एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, इसीलिए ये स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभों से भिन्न है। तो मौर्यकालीन स्तंभ और एकेमेनियन साम्राज्य के जो स्तंभ है उनमें एक विशेष अंतर है कि एकेमेनियन साम्राज्य के जो स्तंभ है वो अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, परंतु मौर्यकालीन स्तंभ एक ही पत्थर को काट कर तराश कर उसे अलग अलग भागों में उसके जो उसके अंग हैं वो बनाए गए। इस तरीके से अब है छठा प्रश्न, मौर्यकालीन सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की कलागत विशेषताओं को विस्तार से लिखें। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक जो प्रश्न हैं वो मैंने स्वयं आपके लिए बनाए हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्न नहीं है, परंतु इन प्रश्नों को भी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा बनती है, इसलिए ये वाले प्रश्न मैंने बनाए हैं कि मौर्यकालीन सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ की कलागत विशेषताओं को विस्तार से लिखें। मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, आपको इसका उत्तर बहुत ही आराम से जब आप वीडियो जो है मौर्यकालीन कला भाग 1 को देखेंगे तो बहुत ही विस्तार से नोट्स के रूप में इसका उत्तर मिल जाएगा, तो आप इसका उत्तर वहाँ से अपनी स्वयं की भाषा में लिखें।
आगे है प्रश्न संख्या 7। दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति कला का वर्णन करते हुए मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के बारे में बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही सरलता से आपको दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति का वर्णन करना है और मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कैसी बनती थी उनके बारे में भी आपको जब आप वीडियो देखेंगे या फिर जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जाएंगे तो वेबसाइट में इसके पूरे नोट्स आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख पाएंगे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है मौर्यकालीन परखम ग्राम की यक्ष मूर्ति की कलागत विशेषताओं पर प्रकाश डालो। इस प्रश्न को भी आपको समझाने के लिए परखम ग्राम की जो यक्ष मूर्ति है उसका वर्णन आपको लिखना है। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में मैंने बहुत ही विस्तार से नोट्स के रूप में ही आपके लिए लिखा है। आप इस प्रश्न का उत्तर भी वीडियो देखें और अच्छे से सरलतम भाषा में लिखें। स्टूडेंट्स, ये जो पीछे के जो 5 प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा बनती है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाले प्रश्न तैयार किए हैं। प्रश्न संख्या 9। मौर्यकालीन मूर्ति शिल्पों में धूलि का हाथी मूर्ति की क्या विशेषता थी, लिखें। तो धूलि का हाथी मूर्ति है उसको भी वर्णन किया गया है, उसको भी आप समझें, पढ़ें और फिर अपनी भाषा में लिखें। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये वीडियो पूर्ण होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSC आपके लिए आगे भी अलग अलग तरह के आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियोस लाता रहेगा। आपको वेबसाइट पे जाके आप हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com वहाँ पे वीडियो के अलावा भी नोट्स के रूप में आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।